क्या कभी आपने सोचा है कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है? एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा ये पूरा एनवायरनमेंट। नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, अब सोच लेते हैं इस चैप्टर के थ्रू। और सिर्फ सोचना ही क्यों है, जान भी लेते हैं। सो हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल बाय अन अकेडमी। सो आज के इस चैप्टर में हम लोग करेंगे कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पता। अब ये जो चैप्टर है ये छोटा सा चैप्टर है, जिसके अंदर आपने जब छोटी क्लासेस में आपने ज्योग्राफी या मैं बोल सकती हूँ ईवीएस पढ़ा होगा तो इन सारे टॉपिक्स को बहुत ब्रीफ में पढ़ा होगा, बट आज थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारे पास ये है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम में आपको अलग अलग गैसेज यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर यानी कि जो पूरा वातावरण है इसमें सिर्फ हमें हवा चलती हुई नजर आती है, बर्ड्स उड़ते हुए नजर आते हैं, बट इन सब के अलावा और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल और गैसेस जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, this atmosphere is a mixture of different gases, water vapor and a dust particle revolving the earth। मतलब कि अर्थ के चारों तरफ वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना। It contains life गिविंग गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल। सोचो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वेरी मच नीडेड। 99% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर मासेस लाइज विद द 32 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाना शुरू करते हैं तो उसमें 32 किलोमीटर तक जो है ऐसी सारी चीजें लाई करते हैं जो कि हमारे इस जीवन के लिए, इस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर इज अ कलरलेस। क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं देखा, बिकॉज इट्स अ कलरलेस ना, और इवन इट्स अ ऑर्डरलेस। तो जब भी हवा चलेगी या थोड़े बहुत पार्टिकल्स वगैरह उड़ेंगे हवा की वजह से, तभी आप उसको जो है सिर्फ फील कर पाओगे, ओनली व्हेन इट मूव्स एज अ विंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं गैसेस की। कौन कौन सी गैस सबसे ज्यादा मेजरली या मैं बोल सकती हूँ कि अबंडेंटली अवेलेबल है? दैट इज नाइट्रोजन। द मेजर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, दैट इज 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन इज 0.93 and carbon dioxide that is 0.04%. The proportion of the gases changes with the altitude। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज करती जाएगी बच्चा, वैसे वैसे इनका जो क्वांटिटी है वो भी आपकी वेरी करती है। जैसे कि ऑक्सीजन बिकम नेग्लेजिबल नियर 120 किलोमीटर। मतलब अगर आप एल्टीट्यूड, मतलब आप हाइट में अगर 120 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको किसी भी तरीके से जो है वो ऑक्सीजन फील ही नहीं होगा। तभी आप याद कीजिए जब हम लोग पहाड़े वगैरह पर जाते हैं, मतलब जब आप हिल स्टेशन पर घूमने वगैरह जाते हैं, तो अक्सर जब हम जम्मू कश्मीर या श्रीनगर, लद्दाख के आसपास पहुंच रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसका एक रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारी ज्योग्राफी और साइंस बताती है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सिंपल याद कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड माना कि प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना ज्यादा कार्बन एमिशन कर देते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को क्या कर देता है? पल्यूट कर देता है ना। क्या कर दे रहा है? पल्यूट कर दे रहा है। ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग अ सोलर रेडिएशन to the outgoing terrestrial radiations, absorb part of their radiation, reflect it back and causing the greenhouse effect। अब उसकी वजह से क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है कि भाई वहां तक गई, टकराई और वापस आ जा रही है। तो वापस कहाँ आएगी? वापस तो इस एटमॉस्फेयर में ही आएगी। तो जब वापस आएगी तो वो ऑब्वियसली पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। दिस अमाउंट हैज बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। और क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जा रही है। आप देखो, पहले अगर हम बात करें, इस टाइम तक बहुत अच्छी खासी बारिश, मॉनसून आ जाता था, गर्मी थोड़ी कम हो जाती थी, थोड़ा लोगों को रिलीफ मिल जाता था इस गर्मी से। बट अब ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ग्रीन हाउस गैस जो हाउस का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसी रीजन की वजह से हम बोल सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स का यूज बहुत कम करना चाहिए। आपने छोटी क्लासेस में इसको कार्बन फुटप्रिंट चैप्टर या फिर टॉपिक के नाम से पढ़ा होगा, जिसमें हम इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारे लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हजार्डस है। ठीक है, आगे बढ़ते और बात करते हैं ओजोन की, दैट इज O3। अब देखो, ओजोन लेयर जो है वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे? यूवी रेजेस से, है ना। फ्रॉम बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अभी हम आगे पढ़ेंगे हमारी सारी लेयर्स के बारे में। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो कि हमारी लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की, उसमें 10 to 50 किलोमीटर में आपको ओजोन लेयर एक देखने को मिलती है, जो कि एक प्रोटेक्टेड लेयर है, मतलब जो कि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेजेस फ्रॉम द सन and protecting life on the earth by absorbing heat।
ठीक है। तो वो जितनी भी यूवी रेडिएशंस हैं जो कि हार्मफुल हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी एनिमल्स के लिए, उन सब के लिए, जिनके लिए भी वो हार्मफुल है, पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब करती है और हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हाल फिलहाल में हम क्या देख रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है बच्चा, वो धीरे धीरे डिप्लीट करती जा रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम लोग कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। तो इन सारे रीजंस की वजह से डायरेक्टली इफेक्ट कहां पड़ रहा है? हमारी ओजोन लेयर पर पड़ रहा है, जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर वो कम होगी तो यूवी का रेडिएशन जो है वो एक्चुअली में हमारे लिए बहुत हजार्डस है ना। तो हमें कहीं ना कहीं उसे भी प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जर्शन, दैट इज वाटर वेपर, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। वाटर वेपर, आपने ह्यूमिडिटी देखी होगी, जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है? हवा के अंदर हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि एक कहीं ना कहीं ड्रॉप है पानी की, है ना। आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है ह्यूमिडिटी में। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस वाटर वेपर। सो अ वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कम हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए जो आपके ये लद्दाख वगैरह का रीजन है, ये बहुत ड्राई आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया ना, वहां पे हाइट बहुत ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा है तो वाटर वेपर बहुत कम हो जाएगा, है ना। एट वार्म एंड वेट ट्रॉपिक दे मे फ्रॉम 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, इन ड्राई एंड कोल्ड एरियाज लेस देन 1%। मतलब आपको जैसे मैं लद्दाख का एग्जांपल दे रही थी, तो वहां पे आपको बहुत रेयरली 1% से भी कम देखने को मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मली जो है 4% तक ये रहता है। डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, वही बात हो गई, सेम चीज है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इक्वेटर है ना, 0 डिग्री पर। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर ये पोल है आपका, जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे वाटर वेपर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो जब मैंने लद्दाख का एग्जांपल दिया, तो वहां पर भी यही चीज होती है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो वाटर वेपर है वो आपका 1% तक या उससे भी लेस पहुंच जाता है। एब्जॉर्ब पार्ट, that is solution and terrestrial radiation acting like a blanket that maintains earth temperature, और वो एक ब्लैंकेट का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से ही देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो टकरा के वापस आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो एक इस तरीके से उसने हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट किया है, एटमॉस्फेयर को, कि वो वहां अगर उसको एब्जॉर्ब भी कर दे रहा है तो दैट इज फाइन फॉर अस। प्ले अ की रोल इन द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल क्या है? वो जो मिट्टी आप उड़ते हुए देखते हो हवा के साथ, है ना, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। लाइक उसमें सी सॉल्ट हो सकता है। अगर आप कोस्टल रीजन के आसपास होंगे तो आपने देखा होगा आपको एक अजीब सा मतलब मुंह के अंदर आपको एक नमकीन नमकीन सा ऐसे फील होने लग जाता है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स को पहली बार रामेश्वरम लेकर गई तो उन्हें लगा कि यार ये बहुत अजीब सा फील हो रहा है, तो मैंने उनको बताया कि दिस इज बिकॉज ऑफ ये डस्ट पार्टिकल जो हवा में उड़ रहे हैं, जो सी में नमक है, जो उसके आसपास की मिट्टी में जो पार्टिकल्स हैं वो सब हवा के साथ उड़ के आ रहे हैं, तो वही चीज आपको फील हो रही है। तो ऐसे ही अगर आप कोस्टल रीजन में होंगे तो आपको सी सॉल्ट होगा, फाइन सॉइल बहुत ही टेक्सचर वाली, स्मोग है, सॉट है, एश, पोलन एंड मीटियोर्स फ्रेगमेंट्स, जो हर चीज आपको डस्ट पार्टिकल्स में उड़ते हुए हवा के साथ दिख सकती है। मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर थ्रू कन्वेंशनल करंट कैन कैरी देम हायर, मतलब कि जो तेज हवाएं चलती हैं वो उसको उड़ा के ले जा सकती हैं, बट नॉर्मली आपको लोअर लेयर पे देखने को मिलेंगे। फाउंड इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू द ड्राई विंड। क्यों? क्योंकि इन यहाँ पर जो है सूखी हवाएं चलती हैं, तो ड्राई विंड होती है तो वो अपने साथ ज्यादा मिट्टी वगैरह उड़ा के जो है चलने की उसके पास वो कैपेबिलिटी होती है, तो वो बहुत जल्दी ऐसे मिट्टी विट्टी उड़ा लेती है और आपको लगेगा कि अरे बाप रे क्या मेरे फेस पर, आपको बॉडी पर ऐसे फील होगा, एकदम हैवीनेस सी फील होगी। एक्ट एज अ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म अ क्लाउड। और यहीं पर आप देखो एवापोरेशन वगैरह होता है प्रॉपर, हवा चलती है, जब वो ऊपर फिर चला जाता है फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है और फिर बरसने लग जाता है, तो वही चीज यहाँ पर जो है वो बताई गई है। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉम्पोजिशन की। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। मतलब ये जो डायग्राम है ये आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार देखा होगा ईवीएस की फॉर्म में, या आपने 7th क्लास में या 9th क्लास में जो आपने ज्योग्राफी पढ़ी है वहां पर भी हम लोग इस एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मेजरली आपको 5 लेयर्स पढ़ाई जाती हैं। ट्रोपोस्फियर जहां पर हम लोग मतलब उसके थोड़ी सी ऊपर, फिर स्ट्रेटोस्फियर जहां पर ओजोन लेयर थी, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो दिस एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन दिस टेम्परेचर। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर जिसको आइनोस्फियर भी बोला जाता है, एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारे पास
ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ये डायग्राम देख लीजिए, मतलब ये है वो जगह जहां पर हम लोग रहते हैं, ये देखो माउंटेन और आपको ये पूरा दिख रहा है, इसके नीचे इससे ऊपर का जो जगह है, ठीक है, जहां पर आपको देखो प्लेन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको जो है टेम्परेचर यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, आपको टेम्परेचर यहाँ पर जो है डिग्री नजर आ रहा है, यहाँ पर अक्सर आपको क्या है क्लाउड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। और मैं बोल सकती हूँ कि इसकी जो हाइट है, बेसिकली जो इसकी लेंथ है वो कहाँ तक है, वो आपकी 13 किलोमीटर तक है अगर हम बात करें, ठीक है। सो लोअर मोस्ट लेयर है ये, मतलब अगर हम हवा में उड़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो लेयर आएगी वो आपकी ट्रोपोस्फियर आएगी। एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर एट अ पोल और 18 किलोमीटर द इक्वेटर। कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, यहीं पर आपको वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल मिलता है, तभी तो यहीं से प्रेसिपिटेशन होना शुरू होता है और फिर बरस जाते हैं, मतलब बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है पानी। ऑल वेदर एंड क्लाइमेट फिनोमिना अकर हियर, मतलब जितना भी वेदर क्लाइमेट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, चाहे वो मॉनसून विंड्स हो, चाहे वो आपकी बारिश है, चाहे वो आपका सी का इफेक्ट है, हर चीज आपकी जो है इसी लेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इन द एल्टीट्यूड दैट इज 1 डिग्री एज पर 165 मीटर, मतलब 165 मीटर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जिसमें हमारी लाइफ पॉसिबल है, उस पॉसिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रोपोपोज। अब ये लेयर नहीं है, बट ये क्या है कि मान लीजिए कि दिस इज आपकी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से जब हम नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर पर जाते हैं तो उसके बीच में जो उसका मतलब जहां पर वो खत्म हो रही है ट्रोपोस्फियर, वहां पर एक पतली सी लेयर हमें देखने को मिलती है, दैट इज ट्रोपोपोज। मतलब यहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म हो गई, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। द टेम्परेचर इज नियरली कॉन्स्टेंट हियर, टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहता है, कोई ज्यादा बहुत बहुत स्लाइटली वेरिएशन मिलेगा। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल। तो यहाँ पर देखो ये रही ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के ये रही यहाँ से जहां से स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो रही है, यहाँ पर है ये रहा ट्रोपोपोज, ठीक है। सो दिस इज द ट्रोपोपोज। नेक्स्ट आती है अब हमारे पास क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, वही जिसमें हमने ओजोन लेयर की बात की थी। सो दिस एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपोज टू अबाउट 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड, मतलब जहां पर ट्रोपोपोज खत्म हुई उससे जब आप 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहां से वहां तक आपकी जो है स्ट्रेटोस्फियर रहती है। दिस कंटेन ओजोन लेयर, जिसकी हमने बात की, विच एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ एंड आइडियल फॉर जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइट ड्यू टू द स्टेबल कंडीशन। जो आपके एयरक्राफ्ट फ्लाइट है वो शुरू करते हैं ट्रोपोस्फियर से, लेकिन पहुंच सकते हैं आपके स्ट्रेटोस्फियर तक, और यहाँ तक देखिए आप ये जो है फ्लाई कर रहे हैं, जो कि आपका रेज है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये आई थिंक ये कलर दिख जाएगा, ये रही ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फियर में। यहाँ पर UVA, UVB, UVC, ये बहुत डेंजरस आपकी यूवी रेज है, जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करती है हमारे लिए, है ना। और ये रहा हमारा सन, जो कि हमें ये हार्मफुल रेडिएशंस भेजता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर एक बार देख लो। अब ये रही स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर से जब मीजोस्फीयर शुरुआत हुई तो यहाँ पर ट्रोपोपोज आ गया। जैसे ट्रोपोपोज आया था जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म हो गई थी, ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होने के टाइम पर स्ट्रेटोपोज आ गया और नेक्स्ट लेयर शुरू हो जाती है, दैट इज मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर के इस पिक्चर में आपको थोड़े बहुत मिटियोर्स और ये सब देखने को मिल रहे होंगे, है ना। सो लाई बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंडिंग अप टू द 80 किलोमीटर, मतलब जब हम स्ट्रेटोस्फीयर से 80 किलोमीटर तक जाएंगे आगे, वहां तक आपको मीजोस्फीयर देखने को मिलेगी। टेम्परेचर डिक्रीजेस अगेन विद द हाइट, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर और माइनस में चला जाएगा, रीचिंग अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस एट द मीजोस्फीयर, दैट इज द अपर मोस्ट लिमिट। मतलब आप देखो यहाँ तक, ये देखो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक आपके पहुंच चुका है, जहाँ पे -15 था स्ट्रेटोस्फीयर तक, वैसे ही जैसे ही हम मीजोस्फीयर का एंड कर रहे हैं, यहाँ पर -100 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है। मिटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर, और मिटियोर जो है वो आपके यहीं पर आपको जो है देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये पिक्चर यहाँ पर लगाई थी, तभी मैं आपको बोल रही थी कि आपको ये मेट्रोइड्स वगैरह जो है एस्ट्रॉइड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेयर पर चलते हैं बच्चा, दैट इज थर्मोस्फीयर, या फिर इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, बिकॉज इस लेयर के अंदर आपके बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। एक्सटेंडेड रफली बिटवीन 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पर मीजोस्फीयर एंड हुई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कितने तक, आपकी 80 से 400, मतलब कितनी ज्यादा थिक होगी आप समझ जाओ, मतलब इसकी जो लेंथ है वही अपने आप में शो कर रही है।
कंटेन आयोनाइज पार्टिकल, है ना, दैट इज आयंस दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स टू द अर्थ, जो कि रेडियो वेव्स को वापस आपके अर्थ पर वापस भेजती हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द हाइट एंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपका पॉजिटिव हो जा रहा है, अभी तक जो टेम्परेचर हम देख रहे थे वो नेगेटिव तक जा रहा था, बट यहाँ क्योंकि आयंस आपके प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप देखोगे कि टेम्परेचर आपका -86.5 से 1200 डिग्री सेल्सियस, मतलब अलग ही लेवल की, मतलब आप समझ लो जल जाना, मतलब एकदम खत्म हो जाना वाली गर्मी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बचा, दैट इज द लास्ट लेयर एक्सोस्फीयर। मतलब एक्सोस्फीयर के आगे अगर आप चले गए तो फिर आपका स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, सो अपर मोस्ट लेयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेरी रेयरफाइड गैसेस ग्रेजुअली मर्जिंग इनटू द आउटर स्पेस, जो मतलब उससे बाहर निकल जा रही है। लिटिल इज नोन अबाउट दिस लेयर, मतलब इसके बारे में बहुत कम ही इंफॉर्मेशन है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे दिस इज एक्सोस्फीयर, यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देखोगे तो आपको वही 1200 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो आपकी सैटेलाइट और आपकी स्पेसशिप वगैरह यहीं से निकल के जो है फिर आगे आपके में निकल जाती हैं। सो दिस इज द अपर मोस्ट एंड द लास्ट लेयर। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है बच्चा आपके एनसीईआरटी का, तो इस डायग्राम से भी हम लोग इन सारी लेयर्स को एक बार समझ लेते हैं। देखिए आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले लेयर ट्रोपोस्फियर, मतलब यहाँ पर हम लोग हैं, हमारे ऊपर जो सबसे पहली लेयर आपको देखने को मिलती है दैट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से जब स्ट्रेटोस्फियर शुरू होगी तो बीच में एक लेयर आ गई दैट इज ट्रोपोपॉज। ये पूरी की पूरी हो गई आपकी ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पर आपको एक चीज जो देखने को मिली होगी कि गैप कितना अच्छे से आपको दिखाया गया है। ठीक है, फिर जब स्ट्रेटोस्फियर जहां पर ओजोन लेयर है, यहां से जब हम नेक्स्ट जा रहे हैं तो यहां से खत्म होने पर ट्रोपोपॉज आ गया। फिर आपका मीजोस्फीयर शुरू हो गई है, जहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है ना। फिर उसके बाद मीजोपोज यानी कि मीजोस्फीयर यहां पर एंड हो गई। फिर आती है आपकी थर्मोस्फीयर, जिसको हम आइनोस्फीयर भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके आयंस भी मिलते हैं, और यहाँ पर ये खत्म होते ही एक्सोस्फीयर आ गई। मतलब बस इससे आगे आपका बस जो है सब कुछ स्पेस ही है, जो आपको अक्सर मूवीज में, इंटरस्टेलर अगर आपने एक मूवी देखी हो, बहुत तगड़ी मूवी है, उसमें आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी लेयर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, जो कि आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।